नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। ऊपर स्क्रीन पर आप हमारे आज के दो अतिथियों को देख रहे हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। रंजय त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और, नमस्कार। जी, और उसी के साथ व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, नमस्कार राम नमस्कार, राम, जय बहुत सिया बहुत राम। स्वागत है आपका। जय जय सिया राम। और दर्शकों, आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा, और इस पैनल को देखने के बाद, हमारे अतिथियों को देखने के बाद आपको ये जानकारी लग गई होगी कि हम एक बार फिर किस्सा कम्युनिस्टों का उसका एक और एपिसोड लेके आपके बीच में। हम किस्सा कम्युनिस्टों का ये सीरीज शुरू किए हुए हैं। ये उसकी चौथी कड़ी है। तीनों वीडियो, इसके पहले वाले हम डालेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। हम अलग अलग विषयों, क्योंकि कम्युनिस्ट अनंत और इनकी कथा तो अनंता है साहब, तो इसलिए इन पर धारावाहिक बनता है, और इसीलिए हम धारावाहिक बना रहे हैं, धारावाहिक चर्चा कर रहे हैं। विषय का अलग अलग हम चुनाव करते हैं। तो अगली कड़ी में किस विषय को उठाया जाए, इसकी खोजबीन अभी हो ही रही थी कि इस बीच सीपीआई माले, उसके एक राज्यसभा, यशस्वी राज्यसभा सांसद हैं, नाम है उनका जॉन ब्रिटास। उन्होंने गांधी का मुखौटा पहना, और गांधी का मुखौटा पहन के चला है कम्युनिस्ट राम जी को तलाशने। राम को तलाश रहे थे। यही तो अच्छे दिन है। राज्यसभा में कम्युनिस्ट पार्टी माले का एक सांसद बैठ के राम तलाश रहा है। गांधी के राम तलाशते तलाशते बीजेपी के हिस्से में उन्होंने नाथू राम के आगे वाला राम डाल दिया। बहरहाल, उससे आज का विषय कम से कम हमारी चर्चा का फिक्स हो गया। और ये वो है दर्शकों कि ये कम्युनिस्ट किस तरीके से भारत में मुखौटाबाजी करते हैं, क्योंकि आयातित विचारधारा है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लेके ये भारत में आए। इनके जितने आइकान हैं वो सब विदेशी हैं, कोई भारतीय मूल का इनके पास एक भी नायक नहीं है। कभी कभी उधार का कबीर को पकड़ लेते हैं, उसके अलावा इनको कहीं कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन गांधी एक ऐसे आवरण है कि उनका मुखौटा जो है ये जबरदस्त तरीके से ओढ़ते हैं। तो आज हम पड़ताल करेंगे कि ये मौका परस्त कम्युनिस्ट कैसे अलग अलग बहुरूपियों की तरह गांधी का चेहरा अपने आगे लगाते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करेंगे आज रंजय त्रिपाठी जी के साथ। रंजय जी, कितने राम, सबके राम, इनके राम, तेरे राम, हाय राम, अरे राम, अब कम्युनिस्टों के भी राम, और वो भी गांधी की सर मुखौटेबाजी के साथ। सर देखिए, आपके दर्शकों को पहले मालूम हुआ कि हम लोग काफी इस पे बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो बता दें कि कम्युनिस्टों का ना कोई राम है ना कोई कुछ है। हाँ, लेकिन एक बात राम जी के बारे में तो है। आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर आपने अंत समय राम का नाम ले लिया तो आपको मोक्ष मिलेगा। रावण ने भी मरते मरते राम का नाम लिया तो मोक्ष मिला। और मोहनदास करमचंद गांधी ने भी हे राम बोला था मरते मरते। हालांकि मतलब मोक्ष उनको भी मिला ही होगा, हमें लगता, ऐसा उम्मीद है। तो क्या होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जब भारत आए तो उनको एक ऐसे मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जैसे शांति, अहिंसा, मतलब फलाना ढिमकाना, और एक्स वाई जेड से एक्स वाई पावर एन का सारी उनके अंदर में विशेषताएं हैं। जबकि इतिहास स्वरूप में मेरा मानना है कि आजादी का नेगोशिएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों से किया, और वो ये नेगोशिएशन था कि मैं तुम्हें भारत के सैनिक देता हूं, तुम मुझे आजादी दे देना। तो लाखों के तौर पे गांधी ने अंग्रेजों के लिए जो है भारतीय रिक्रूट किए, उनका एक रिक्रूटर बन के उभरे, और लाखों भारतीयों की हत्या का कारण भी बने, जो न जाने किस किस फ्रंट पे जाकर के लिए अंग्रेजों के लिए लड़े। गांधी ने भेजा, और वो खत्म होते इनकी आजादी की मांग भी खत्म हो गई। यही हाल द्वितीय विश्व युद्ध में रहा। यही हाल मतलब लोग देखें तो खलीफा आंदोलन जो है, जिसको लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो खलीफा आंदोलन है, तुर्की का खलीफा आंदोलन, समर्थन आंदोलन भाई मुल्ला लोग, उसमें इन्होंने कितने हिंदू मर गए,
इन तमाम हत्याओं के जिम्मेदार को अहिंसावादी बनाया जाता है। इससे बड़ा इस देश में मजाक कुछ नहीं है। उस मजाक के फॉलोअर हैं कम्युनिस्ट। चलिए मान लिया गांधी एक ऐसे मतलब मुखौटा है। हम लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आजकल जहां स्टेडियम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसी से आगे जाके लेफ्ट साइड में एक है सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज। हमने अपने जमाने में वहां देखा गया है कि वहां पे एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो ये देखा करते थे कि कल किसको उठाना है, किसको चाकू के दम पे चुनाव में बिठाना है। वहां पे मतलब लठ चलाने की पूरी तैयारी ट्रेनिंग दी जाती थी और बाहर निकल के गांधी गांधी बोला जाता था। तो गांधी आज के जमाने में वो एक ऐसे मुखौटा और एक ऐसे आवरण है कि आप किसको जितना मर्जी रगड़ो और गांधी का नाम ले लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अब आते हैं इन कम्युनिस्ट महोदय की बात पे। मतलब इतने दोगले किस्म के ये लोग हैं। मैं आज चाहता हूं कि आपके दर्शकों को इसमें दो एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। 1979 में केंद्र में कांग्रेसी सरकार थी, राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी हुआ करते थे सेन परिवार। वर्धमान जिले में ये जो सेन परिवार था ये इनका विरोधी हुआ करता था। अब बंगाल की बात कर रहे हैं ना? मैं पश्चिम बंगाल का जी। वर्धमान जिला की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में सेन परिवार रहता था और वो सेन परिवार के में जो दो लड़के थे वो बिल्कुल कम्युनिस्टों के विरोधी हुआ करते थे वैचारिक रूप से। वहां पर एक आदमी सीपीआई का पॉलिट ब्यूरो मेंबर है जिसका नाम था मानिक रॉय, वो आता है। एक और व्यक्ति होता है सीपीआई के मेंबर, जिसको खोकोन बोला जाता था, खोको खोको बोला जाता था, पुकार नाम था, लेकिन उसका असली नाम था निरुपम सेन। दर्शक ये नाम ध्यान रख ले, मानिक रॉय पॉलिट ब्यूरो सदस्य और खोकोन यानी निरुपम राय पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, ये दोनों आते हैं। साथ में एक और आदमी आता है बिनोय कोनार जो कि उद्योग मंत्री था। और इन लोगों ने सेन परिवार के उन दोनों भाइयों को जान से मार दिया। जान से कैसे नहीं मारा, जान से मारा जैसे चाकू चाकू मारते हैं ना, ब्लडेड मर्डर, ऐसा ब्लडेड मर्डर किया। जिन दर्शकों ने देखी होगी द कश्मीर फाइल, उसमें किस तरह से एक कश्मीरी पंडित के एक महिला को उसके पति के ब्लड से सना हुआ चावल खिलाते हैं, ये तो कश्मीरी आतंकवादियों ने तो 1990 में किया, बाद में किया, 90-91 में किया। 1979 में ये कम्युनिस्ट खुद पहले कर चुके हैं। दोनों भाइयों के को उसकी मां के सामने मार करके भात में उनका खून सान करके उनकी मां को खिलाया। मां विक्षिप्त हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी ने मालूम है क्या किया, मानिक राय को फरार दिखाया। मानिक राय को फरार, क्योंकि वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर था, सबसे बड़ा वो गुनाहगार वही था, बाकी दो लोग उसके अकॉम्प्लिस थे, साथी थे, और उसको फरार दिखाया। और उसके नए सारे दस्तावेज तैयार किए, अनिल बोस के नाम से वो आया और उस अनिल बोस को इन लोगों ने संसद सदस्य बनाया, भारत की संसद में भेजा, सांसद बनाया। और विनय कुमार उद्योग मंत्री बनाया। मतलब पहले नहीं था विनय उद्योग मंत्री, वो बाद में था। मतलब दर्शक ये ना समझे कि वो उद्योग मंत्री रहते वहां गया था, उद्योग मंत्री उसको बाद में बनाया। तो जिन लोगों ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया उन लोगों को इन लोगों ने अपने आप मंत्री और सांसद बना के रखा है। साई बाड़ी हत्याकांड आपके दर्शक चाहे तो गूगल पे खोज लें, कहीं कहीं इसके बारे में पूरा लेख जरूर मिल जाएगी। दूसरा एग्जांपल और देता हूं। ये कम्युनिस्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में एक अपनी सशस्त्र सेना बनाई थी पुलिस के अलावा। उस सशस्त्र सेना को बोला जाता था हरमद बाहिनी। जाके गूगल पे इंटरनेट पे कहीं पे भी लोग सर्च कर लें, दिख जाएगा कि हरमद बाहिनी क्या होता है। उस हरमद बाहिनी का एक ऐसी थी कि ये लोग जहां कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी वहां पे जाते थे, ये हमला करते थे, हमला करके वहां पे लोगों को मारना, वहां पे लोगों को लूटना, मतलब जो चाहते थे अपने वैचारिक विरोधियों का खात्मा। तो उसी 1979 का विभत्स साल है जब साई सेन परिवार को वर्धमान में इन्होंने मारा था।
आपको याद हो कि 1971 की लड़ाई के बाद में बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू, उसके पहले और उसके बाद में भी बांग्लादेशी हिंदू लगातार बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करते करते भारत आ रहे थे। उसमें से बहुत अच्छी खासी जनसंख्या, लगभग 60 से 65 हजार की जनसंख्या सुंदरबंस है, मशहूर है पश्चिम बंगाल में, जहां के रॉयल बंगाल टाइगर जाने जाते हैं। उस सुंदरबंस के टापुओं में, इलाके में इन लोगों ने अपने डेरा बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इनको बोला कि हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, हम आपके लिए काम देंगे, मतलब सारी सुविधाएं देंगे, बस ये चुनाव बीत जाए। 60 हजार के ऊपर मतदाताओं का इन्होंने वोट लिया और वोट लेने के बाद में जब इनको सरकार बनी तो उसी हरमत वाहिनी को भेज करके इन लोगों ने उनके ऊपर में अंधाधुंध फायरिंग कराई और फायरिंग कराने के बाद में बहुत सारे ऐसे वो जनता थी, मतलब लोग थे जो उस फायरिंग से बचने के लिए पानी में कूदे और मगरमच्छों ने खा लिया। वो कहते हैं कि सुंदरबंस में कई दिनों तक मगरमच्छों ने शिकार नहीं खाया, इतने लाश उन लोगों को मिल गया हरमत वाहिनी के बनाए खाने के लिए। मारीच झापी सुंदरबंस 1979, आपके दर्शक इसके ऊपर में जाके रिसर्च करें और तब आपको पता लगेगा कि इस कम्युनिस्टों का कितना घिनौना, घृणित, खूनी, हत्यारा चेहरा है, जो कि ये बदमाश संसद भवन में खड़े होकर के इन दोनों की ये हिम्मत है कि ये गांधी और राम का नाम लेते हैं। अरे बहुत बड़ी बात। गांधी मतलब, और जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी सरकार ने इसके ऊपर में तमाम, उस समय जाहिर सी बात है लोगों ने लिखा, लोगों ने बोला, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसके ऊपर में बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। बताते हैं कि 50,000 के आसपास आदमी उस दिन मारे गए थे। और उनके मुंह से 50,000 पर्सन्स वर किल्ड, मारी झापी हत्याकांड, जो कि मतलब ऑफिशियल फिगर नहीं कुछ आया, क्योंकि कोई किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कुछ कुछ लोगों ने उसके बारे में लिखा और किया, लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट ही मीडिया थी। और इंदिरा गांधी क्यों नहीं बोला कुछ उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार की हत्याकांड पे? क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये इनाम दिया था कम्युनिस्टों को कि अगर आपके दर्शक ये भी जाकर के सर्च कर लें कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी, एक कम्युनिस्ट नेता जेल नहीं गया था, जबकि इन कम्युनिस्टों ने उस इमरजेंसी का इन्होंने क्योंकि समर्थन किया था, उसका इनाम इंदिरा गांधी ने इन लोगों को दिया था। ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई चर्चा, मारीच झांपी जैसा कलंकित कांड इस देश को इन कम्युनिस्टों ने दिया। ये दो उदाहरण, साई बाड़ी और मारीच झांपी, और मेरे पास तो इनके किए कारनामों के इतने उदाहरण हैं कि आप लगातार करते रहेंगे, ये शो नहीं खत्म होगा। तो ऐसे लोग संसद में खड़े होकर के ये लोग राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि मतलब जिस रावण को मारा उससे उपदेश अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि ये ज्ञानी है, इसके ज्ञान, जिन्होंने तमाम राज्यों के तमाम जगह गए और उन्होंने कोई भी राज्य पे शासन नहीं किया। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ये कमीने, ये दुष्ट लेंगे। और गांधी तो खैर, मैं तो यही मानता हूं, मेरे लेख दर्शक जानते होंगे जो मुझे फेसबुक फॉलो करते हैं, मेरा तो एक ही तंत्र है, यू फॉलो गांधी। गांधी को जरूर फॉलो करना चाहिए, जो कि कम्युनिस्ट बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि गांधी जी एक ऐसा मुखौटा, एक ऐसा शील्ड है कि जिसका एक व्यवहारिक रूप है कि जिसको गांधी को पालो और किसी को भी पेलो, ये गांधी का फार्मूला है, ये कम्युनिस्टों का फार्मूला है, इस पे ही वो चलते हैं। बिल्कुल। दो उदाहरणों से रंजय भाई आपने वाकई एक इनके इस चरित्र का, और जहां ये राम और गांधी इन दोनों का मतलब राम इनको वाया गांधी जाना पड़ रहा है। व्यालोक जी, रंजय भाई ने जो शुरुआत की, जो दो उदाहरण रखे, तो ये वही कम्युनिस्ट है ना जिन्होंने अपनी पहली लोकतांत्रिक सरकार अगर कहीं बनाई पूरी दुनिया में तो वो भारत में बनाई, केरल में बनाई 50 के दशक में, है ना। इसके अलावा तो इन्होंने केवल तानाशाह पैदा किए। ये वही कम्युनिस्ट है ना, और खासतौर से ये सीपीआई एम जो आगे लगा हुआ है। आप जरा सोचें कि जो माओ क्रांति का रास्ता बंदूक की नाल से गुजारता था, वो गांधी की बात कर रहा है। तो ये सफर
कहां तक आता है? और कम्युनिस्टों के मुंह से राम और साथ में गांधी, ये कौन सी मुखौटेबाजी है? जो सांसद बोल रहा था, सबसे पहले तो उसके नाम पर गौर कीजिए कि वो ब्रिटास ब्रिट एस यानी ब्रिटेन का गधा है। एंग्लो सेक्शन तो नहीं होगा, एंग्लो इंडियन है। और एंग्लो इंडियन की व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। वैसे एस का अर्थ कुछ और भी होता है, मैं उसकी व्याख्या में भी नहीं जाऊंगा। तो वो ब्रिटेन का गधा है। और इस मुल्क की, इस देश का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग संसद में बैठते हैं, खड़े होते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, और उनकी जीभ भी नहीं गल जाती है उसी समय जब वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हैं या इक्वेट करते हैं, या नाथूराम से मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाथूराम के साथ आप प्रभु राम के नाम को इक्वेट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि खलबली मची हुई है, बेचैनी है, डेस्परेशन है। तभी इनका मालिक आज ओडिशा में जाकर और कह रहा है कि एक ड्रोन उतरेगा, ड्रोन जाएगा, अदानी को बता देगा कि आपकी जमीन कहाँ है आदिवासियों की, और वह ड्रोन और उससे सारी जमीन अडानी के पास चली जाएगी। सोचिए, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा विपक्ष है। और अब तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने 370 भी कम ही बोला। जितनी मेहनत सचमुच ये लोग कर रहे हैं, कहीं अजायब घर में न रखना पड़ जाएगा। तो उस ब्रिटास ने जो राइस बैग कन्वर्टेड है जाहिर तौर पर, और वो जो एंग्लो इंडियन बना है वो कैसे बना होगा मुझे नहीं कहना, उस पर कुछ भी, मुझे उसके इतिहास में बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि दो यम दर्जे के कन्वर्टेड जो होते हैं, और राइस बैग क्रिप्टो क्रिश्चियंस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। 4 रुपए दाम लगे थे, जो आज बहुत गर्व से खुद को कहते हैं ना कि हम अरब की तलवार हैं, हम नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 या 7 पुष्ट पीछे जाएंगे तो कोई ना कोई किशन लाल ही होगा। उसी तरह यह ब्रिटेन का जो गधा है, वह अगर 7-8 पुष्ट पीछे जाएगा तो कोई रमाबाई या कोई फुलेलकर अलेलकर ही मिलेंगे, कालेलकर ही मिलेंगे। सवाल उसका नहीं है, सवाल इनकी मानसिकता का है कि अभी भी जब इनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है, तब भी ये लोग इतनी निर्लिप्तता से, इतने आपराधिक हौसले के साथ झूठ बोलते हैं। और उस झूठ पर वहां की जनता इनको फिर से भेज भी देती है। अभी 2 इन्होंने बताया, उसमें इन्होंने एक हरमद वाहिनी बताया। मैं एक तीसरी वाहिनी का नाम बताता हूं, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को सब लोग मानते हैं कि बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ तो भाई बंगालियों ने बनाया था। ना ना ना, 62 में श्रीमान जी ने बनाया था, इन महान कम्युनिस्टों ने बनाया था। माओ इज आवर चेयरमैन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, आवर चेयरमैन इज कमिंग। जी, दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक है, ये भारत चीन युद्ध के समय बंगाल के कम्युनिस्टों का नारा था। और जिस मुक्ति वाहिनी के आपने बात कही, ये वही कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कलकत्ता और बंगाल की गलियों में ये नारे लगाए थे कि चीन की सेना बस आने वाली है जो हमें मुक्त कराएगी। और किससे मुक्ति? भारत से मुक्ति। जी बिल्कुल। तो मुक्ति वाहिनी वहां से निकला था, और उसी दम पर कम्युनिस्ट पार्टी के 2 फाड़ हुए थे, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, सीपीएम। सिर्फ इसी बात पर कि भारत का सपोर्ट करना है कि नहीं। और देखिए हमारा देश कितना महान है, कितना प्रजातांत्रिक है कि यहाँ मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ रही है, जिसने इस देश के 2 टुकड़े किए। यहाँ वो रजाकार भी पूरी बुलंदी से सिर झटक कर, वो रजाकार ओवैसी भी बोलता है, उसको शर्म नहीं आती है, वो सांसद भी है, उसका भाई भी बोलता है, जिसको
जिसकी 7 पुश्तों को कम से कम शर्म से अपनी आंखें ऊपर नहीं करनी चाहिए कि इस देश ने तमाम जख्मों के बावजूद इन रजाकारों को, इन लीगियों को, इन कांग्रेसियों को पाला है, अपना दूध देकर, अपना खून देकर। वो आज हमसे हिसाब मांगते हैं, आज हमसे अधिकार मांगते हैं। किस बात का अधिकार? तुमने तो इस भारत माता के 2 टुकड़े किए हैं, तुमको किस बात का अधिकार चाहिए भाई? हाँ, प्रजातंत्र के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, और शायद इसीलिए सुभाष बोस ने कहा था कि भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद 20 साल तक सख्त मार्शल लॉ की जरूरत है। लेकिन विक्टोरियन छिछोरे को यूरोप में पला बढ़ा, उसको तो जो व्यक्ति इस देश की खोज कर रहा था, सबसे बड़ी किताब तो वही मानी जाती है ना, विक्टोरियन छिछोरे की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आज उसका देख लीजिए विषधर राहुल, वो भी आज भारत जोड़ रहा है। अमा भारत कब टूट गया था जो तुम फेविकोल लेके निकल गए हो जोड़ने? और सबसे ज्यादा तो तुम ही तोड़ रहे हो भाई। साउथ नॉर्थ का डिवाइड, कास्ट का डिवाइड। तुम आज प्रधानमंत्री की जाति पर आ रहे हो। प्रधानमंत्री की जाति तब बनी जब वो मुख्यमंत्री थे, जबकि 1999 में उनकी जाति ओबीसी में चली गई थी। आप देखिए, मैं तीसरा जो अब्राहमिक रिलीजन कहता हूं, मार्क्सिज्म, बड़ा एकदम साम्य है। एक किताब, एक पैगंबर और एक विकल्प, माई वे और ऊपर का रास्ता। मार्क्स पैगंबर है इनका, और उसने जो कह दिया, अगर उस पर बहस होती है, आप याद कीजिए, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल और न जाने कितने कितने इंटरनेशनल। मैं तो जेएनयू में देखता था इन लोगों को, 3-3 दिन तक पता नहीं क्या बहस करते रहते थे, सिगरेट पर सिगरेट, चाय पर चाय, और सिगरेट के साथ और कुछ भी। और उस पर बहस हो रही है, महान बहस हो रही है। और जो लोग किसी को संशोधनवादी कह रहे हैं, किसी को ख्रुश्चेववादी कह रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, केवल शब्द, खोखले शब्द। और ये जो बातें करते हैं, ये नारीवाद की बात करते हैं, इनसे बड़ा बलात्कारी, इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा नारियों का भक्षक कम्युनिस्टों से कोई नहीं है। और आप कहिए तो मैं जेएनयू में 20 साल में कम से कम 50 ऐसे बड़े मामले गिनाऊं जिसको इन्होंने बड़े आराम से, प्रोफेसर था, सोडोमाइज करता था अरशद आलम, और उसको आयशा के लालों ने बचाया। खुर्शीद आलम का केस सबको पता ही है। ये जब दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, तो जान लीजिए कि इनसे बड़ा धूर्त, इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। इनके पॉलिट ब्यूरो में मुझे नहीं लगता कि एक भी पिछड़ा या एक भी दलित होगा। सारे के सारे ब्राह्मण क्यों है? महिला भी नहीं है, महिला तक नहीं है। महिला विरोधी तो खैर ये हैं। ये जैसे ही कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वैसे ही धीरे से इनका अब्दुल जेब में वो लेता है फेज कैप, उसको जेब में रखता है और जुमे की नमाज पढ़ने निकल जाता है। अगर अब्दुल इनका सीपीएम में होते हुए और पूरे रमजान फास्ट नहीं करता है, तो उसकी थूथू रैली निकाली जाती है। और अगर कोई हिंदू अपनी शिखा रख ले या तिलक रख ले, तो ये उसको कहेंगे कि ये हटाओ, क्योंकि ये कम्युनिज्म का लक्षण नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये दो ऐसे वायरस हैं जिन्होंने भारत को बीमार कर रखा है। और चूंकि दीमक इतनी लगी हुई है कि उस पर कितना भी स्प्रे किया जा रहा है, कितना स्प्रे किया जा रहा है, फिर से कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। कर्नाटक को छुड़ाया था, फिर चले आए। अब इन लोगों ने निकाला है कि हमें एक यूनाइटेड साउथ दे दो। ये किसके दिमाग की उपज है? और आपने कहा कि पहली लोकतांत्रिक सरकार इन्होंने भारत में बनाई थी। ना ना ना, बनाते तो ये तानाशाही जैसे पश्चिम बंगाल में बनाए थे। वो तो उनसे बड़ा तानाशाह विक्टोरियन छिछोरा बैठा हुआ था।
दिल्ली की मसनद पर, दिल्ली की गद्दी पर, इसीलिए इनकी नहीं चली, वरना तो भाइयों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। और बंगाल में इन्होंने यही किया। ये प्रजातंत्र की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है लोकतंत्र के साथ, कहां कहां क्या किया है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं के कटे हुए सिर, पांव, हाथ आप गिन लीजिए, देख लीजिए। बंगाल में इन्होंने क्या किया है, त्रिपुरा में अभी जब तक भाजपा नहीं आई थी तब तक ये क्या करते थे वो देख लीजिए। और अभी टीएमसी जो कर रही है, टीएमसी का कैडर कौन है? सारे के सारे वही कम्युनिस्ट ही हैं। बिल्कुल, बिहार देख लीजिए, बिहार में सशस्त्र क्रांति का पूरा माहौल खड़ा कर दिया इन्होंने। बिहार में इन लोगों ने वही किया है। और प्रजातंत्र की बात करते हैं और आपातकाल का समर्थन करते हैं। एक नेता अगर इनका बोल दिया होता विपक्ष में तो मैं कम्युनिस्ट बन जाता। और देश से तो इनको घिन है, चिढ़ है। जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन में ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं भाई साहब कि अगर कोई भारतीय सुन ले तो कान से खून निकल आए। भारत 25 राज्यों का समूह है, 25 देशों का, सॉरी राज्यों का समूह नहीं है, 25 देशों का समूह है। वी शैल लिबरेट नागालैंड, नागालिम बनाओ, कश्मीर को अलग करो, उत्तर पूर्व पूरा अलग करो, केवल विभाजन, केवल अलगाववाद, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल। और भारत तेरे टुकड़े होंगे कोई 4 साल पहले का एजेंडा नहीं है, वो इनका 1914 से एजेंडा चला आ रहा है, जिसको कभी मुस्लिम लीग ने खाद पानी दिया, कभी नेहरू ने दिया, कभी इंदिरा ने दिया, और अभी विषधर राहुल की गैंग में आप देखिए सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं और वही उनको खाद पानी दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब आपने बंगाल की बात की, और निश्चित रूप से मैं आपसे के सामने ये स्वीकार करूंगा कि आपने जो दिल्ली में बैठे हुए इनसे भी बड़े तानाशाह, जिन्होंने सबसे पहली बार उस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं नंबूदरी-पात की केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपकी बात बिल्कुल सत्यापन उसका होता है कि दरअसल यहां मात खा गए कम्युनिस्ट। लोकतांत्रिक ढंग से चुन के जरूर आए, इरादे कुछ और थे, लेकिन इनके इरादों पर जो हमारे बड़े फांसीवादी दिल्ली वाले सरकार, पंडित नेहरू, वो भारी पड़ गए। अच्छा, चूंकि सिलसिला आज जो शुरू हुआ है कि किस तरीके से ये अवसरवादी हैं और कैसे अलग अलग तरीके के नकाब पहनते हैं, आपने व्यालोक भाई बहुत बार इस चीज को कहा है, और लगातार ये अवधारणा दर्शकों तक स्पष्ट होती जा रही है कि वाकई में ये एक तीसरा अब्राहमिक रिलीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसीलिए इनके लाल सलाम को लाल अस्सलाम कहता हूं, और मजहब के साथ इनका जो आहा, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मैं वही शब्द इस्तेमाल कर दूं, जो रिश्ता है लाल गुलाब का, वो कहना क्या। और आप गुलाब देखे ना तो हरी कांटेदार डंडियों पर खिला हुआ लाल गुलाब, तो ये है मजहब और कम्युनिज्म का रिश्ता। एक बार फिर जरा गांधी जी को याद कर लिया जाए रंजय भाई। ये जो ब्रिटास, हालांकि आपने ब्रिटास इनके नाम का जो संधि विच्छेद किया वो भी अद्भुत है व्यालोक जी। तो हालांकि उसमें दोनों ऐश लेके चला जाए, है ना, वो दर्शकों पर छोड़ा जाए वो क्या लगाना चाहते हैं, और दर्शक समझ सकते हैं कि वो क्या लगाएंगे। हम लोग समझ रहे हैं कि दर्शकों को सबसे ज्यादा कौन सा ऐश लगाना पसंद आएगा। ये गांधी का मुखौटा कांग्रेस भी लगाती आई, और मुखौटा ही नहीं, उन्होंने तो फर्जी तरीके से गांधी नाम लगा दिया अपने आगे। ये गांधी के नाम पर चूरन जो लगातार बेचा जाता रहा, तो ये सिलसिला कम्युनिस्टों तक कब पहुंचा? शुरुआत से ही रहा, जिसके की परंपरा से निकल के आते हैं ये जॉन ब्रिटास। जी देखिए, कम्युनिस्टों में एक चीज बड़ी बड़ी अच्छी है जो हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी, कि वो मौका मिलते ही
धन से वो अपना एक एजेंडा निकाल लेते हैं। गांधी का जब वध हुआ नाथूराम गोडसे द्वारा, तो वहीं इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी निकाल ली। गांधी को तो अंग्रेज स्टेब्लिश कर चुके थे, शांति के मसीहा, और वहीं पे जैसे ही ये हुआ, उन्होंने तुरंत ये निकाल दिया कि अब जो है इस पे हम दोबारा जो है जो संघ या राइट विंगर्स इनको आगे नहीं आने देंगे, और बाकी नेहरू जो है वो तो ही है हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारा हमको पिडिग्री देने के लिए, है ना, तो वो थे ही। तो अब मामला क्या होता है कि गांधी को इन्होंने तुरंत वही बस 30 अक्टूबर 1948 को ही लपक लिया, लप से वहीं पे लपक लिया, कि उनको पता लग गया कि ये बहुत बढ़िया चलेगा, तो ये उन्होंने लपक लिया। और ये गांधीवादी के ही एक और चेले थे जिनका नाम था चारू मजूमदार, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में पढ़ता है, वहां के प्रोफेसर थे, और 1962 में यात्रा किए थे वो। दर्शकों, वो आप तो ये जानते हैं कि दिल्ली दूर, पीचिंग नजदीक, मुक्ति बाहिनी, हम तो दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि चारू मजूमदार थे कहां भारत और चीन युद्ध के समय, और क्या डिक्टेशन लेकर के आए, और उस डिक्टेशन से उन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया, नक्सलबाड़ी आंदोलन। नक्सलबाड़ी एक जगह है, दार्जिलिंग जिला, हाथीघिसा पंचायत, वहां पे नक्सलबाड़ी एक गांव है। जिस तरह से पंजाब के रहने वाले को पंजाबी बोलते हैं, उड़ीसा को उड़िया, मद्रास के मद्रासी, गुजरात के गुजराती, उसी तरह से नक्सलबाड़ी के रहने वालों को नक्सली बोला जाता है, नक्सली। और इसमें खाली यही एक अंतर, चूंकि चारू मजूमदार नक्सलबाड़ी का रहने वाला था, वहां से उसने चालू किया, वहां उसने चेले चपाटे अपने पकड़े, और वहां से उसने आंदोलन चालू किया। और टोटल डिक्टेशन वो उसने चीन से लिया था। 1962 से लेकर 1967-68 तक जब कम्युनिस्ट की सरकार बन गई पश्चिम बंगाल में, टोटल डिक्टेशन ये चीन से लेता था, और तब जाकर के इन्होंने वहां पे इस आंदोलन में सरकार बनाई। चलिए, हमें एक चीज और बड़ी वो आती है कि ये एक्चुअली में बोलते हैं अपने आप को गांधी के फॉलोअर, लेकिन ये हैं पोलपोट के चेले। भाई, मुंह पे गांधी का मुखौटा और अंदर में पोलपोट का दिल और पोलपोट का कर्तव्य। पोलपोट के लिए भी एक आपके दर्शकों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि जरा वो पोलपोट खोजे कौन है। पोलपोट भी एक मार्क्सवादी कंबोडिया का तानाशाह शासक था, जिसने अपने देश की 21% जनता को मार डाला था, और नरमुंडों का उसने एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं, संग्रहालय, जो आज भी पोलपोट सर्च करते ही आपको तुरंत नेट पे वो नरमुंड दिखाई देंगे। ये एक्चुअल में पोलपोट के चेले हैं, मुंह पे गांधी का मुखौटा कर रखा है। दर्शकों को मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं जिससे इनके मूल चरित्र में आ जाएगा। 7 जुलाई सन 2000, नन्नूर पश्चिम बंगाल का कांड, वो पढ़ लें, कितने लोग मारे गए, क्या हरमत बाहिनी ने कितने लोगों की हत्या की, ये भी दर्शकों को पता लग जाना चाहिए। और एक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स करके कुछ है, एक उसने एक पत्रिका एक निकाली थी, वो उसने निकाला था कि हरमत बाहिनी के केसेस क्या क्या है, जो कम्युनिस्टों, एक तो पुलिस होती है ना राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके अलावा इन्होंने सशस्त्र बाहिनी। अब क्या होता है कि जब सरकार से, जब आप देखे होंगे ना कि पुलिस वाले, जब पुलिस के लोग जब आप भेजेंगे कहीं पे, तो भाई इसी समाज के ही लोग हैं ना, उनको भी मालूम है कि ये 10 तो आ रहे हैं, इनको ऊपर गोली में क्यों चला दूं, कैसे चला दूं। तो जब पुलिस गोली नहीं चलाती है, तो वहां पे ये लोग हरमत बाहिनी के अपने लोगों को भेजते थे, हरमत बाहिनी के लोगों को भेज करके वहां पे गोलियां चलवाते थे, लोगों को मरवाते थे। ऐसा ही एक पॉलिटिकल कांड इन्होंने और किया था मदिनापुर, जो जगह है वो है मदनीपुर, मिदनापुर, मदनीपुर लोग बोलते हैं अपने अलग अलग जगह पे। वहां पे लालगढ़ में एक नेताई गांव है, उस लालगढ़ के नेताई गांव में कम्युनिस्ट का नेता रतिन दंडापत, ये सब इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए, रतिन दंडापत 25 लोगों को, हरमत बाहिनी के 25 लोगों को लेके जाता है, पूरे गांव पे कब्जा करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, कैंप बनाता है, गांव के लोगों के मुर्गिए और बकरों को मरवा करके उनको पकवा करके खाता है। किसी तरीके से ये बात पहुंचती है तो सीआरपीएफ जब गांव पे हल्ला बोलती है,
सीआरपीएफ आती है और स्वतः संज्ञान लेकर के सीआरपीएफ वहां पे पहुंचती है, तो ये क्या करते हैं, बम मारते हुए वहां से निकल जाते हैं, जिसमें 17 डेथ होती हैं, 8 परमानेंट अपाहिज होते हैं और लगभग 60 के आसपास लोग अस्पताल जाते हैं। खोज लीजिए नेताई मिदनापुर का ये। इसके अलावा दर्शकों, आप मैं इनके कांड तो गिनाते जाऊंगा, तो एक है आनंद मार्गियों की हत्या, बिजोन सेतु कांड बोला जाता है इसको, कि मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आनंद मार्गियों की, वहां पे आने वाले लोगों को टैक्सी के अंदर में बंद करके टैक्सी में आग लगा दिया जाता है। जो बिजोन सेतु कलकत्ता में बना, वो सेतु के ऊपर में कितने लोग मारे जाते हैं, ऑफिशियल फिगर है कुछ 17 या 19, बट मोर देन 100 पीपल वर किल्ड दैट डे। ये इनके कांड है। इनका नेता पिनराई विजयन जो है, जो केरल का मुख्यमंत्री है, आम भाषण है, पब्लिक गैदरिंग में भाषण है, और वो इंटरनेट पे जाकर के चेक कर लें, जो ये बोलता है कि ऐसी आजादी भी क्या आजादी कि जहां पे मारने के बाद में लाश पे हमको ये सॉल्ट डालने को की आजादी नहीं मिल रही है। ये नेट पे सर्च कर लीजिए, और कई अखबार पोर्टल ने उसको रिपोर्ट किया, वो मिल जाएगा। मतलब इनको वो आजादी चाहिए कि लोगों को मारें और उनके ऊपर में नमक के बोरे या नमक डाल दिए से लाश गल जाए, पता भी न लगे कि कौन था कौन नहीं था। और ऐसा वो केरल में कर भी रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि गांधी नामक जो इन्होंने जो पकड़ा, और दर्शकों को ये भी बताते चलूं कि जब गांधी की हत्या हुई या मर्डर या जो वध हुआ, तो चूंकि नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण थे, तो इन्हीं कांग्रेसियों ने और इन्हीं कम्युनिस्टों ने कितने ब्राह्मणों की हत्या की थी, रत्नागिरी से लेके पूना तक में, वो भी पता लगा ले। जिस गांधी का दम भरते हैं, उसी गांधी के नाम में इन्होंने 1948 में कितने लोगों की पुणे से लेके सतारा और रत्नागिरी में हत्याएं करी, वो भी एक डेटा देख लें। बिल्कुल। गांधी मेरे लिए दो चीज हैं, एक तो मोड़िए और पॉकेट में डालिए, लाइफ इज मजेदार, तो जितना मर्जी हो उतना गांधी अपने पॉकेट में डालिए, नो प्रॉब्लम। दूसरा, गांधी को पालिए और जिसको मर्जी हो। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। ये सदुपयोग। गांधीवादी तो ओवैसी भी है। अरे बिल्कुल। हमने तो एक इंटरव्यू में देखा था जिसमें ये जो JKLF का कमांडर था, क्या नाम है इसका, कौन सा मलिक है ये, जो भी मलिक है ना, जो जेल में गया है, वो पतला सा, यासीन मलिक उस इंटरव्यू में बोलता है कि हम गांधी के कदमों पे चलने वाले लोग हैं, एंड आई एग्री। जब मैं 1914 के विश्व युद्ध की भारत और जो पहले दूसरे विश्व युद्ध में डायरेक्ट एक्शन डे में, बंग भंग में, या आपका ये क्या नाम है खलीफत आंदोलन में स्वामी श्रद्धानंद के हत्या के समय पे जब मैं गांधी का रोल पढ़ता हूं, तो मुझे पक्का लगता है कि यासीन मलिक, ओवैसी जैसे लोग डेफिनेटली गांधी के फॉलोअर हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात, फॉलोअर फिलहाल तो नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आपने ये घोषणा कर दिया सार्वजनिक रूप से कि आप गांधी के फॉलोअर नहीं हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गांधी का आप पॉकेट में रखते हैं। चलिए, गांधी आपके साथ हैं। व्यालोक भाई, इतना गांधी 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 हो गया, जरा गांधीवादी तरीके से आज की चर्चा का समापन करिए। अब वो गांधीवादी, मैं इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं। देखिए, कुल मिला के मैं इनकी एक बात का बड़ा जो बात इन लोगों में है, कम्युनिस्टों में, वो चीज गौर करने की ये भी है कि क्यों मैं इनको अब्राहमिक रिलीजन कहता हूं। आप किसी भी फिरके को देख लीजिए, इस्लाम के, एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ रहा है, कहीं कोई शांति नहीं। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, अहमदी बरेलवी से लड़ रहा है, अहमदिया को मानते ही नहीं है, वो तो काफिर है, फलाना चिलाने से लड़ रहा है। तालिबान में तालिब दो तरह के हो गए, एक पाकिस्तान वाले तालिबान हैं, एक अफगानिस्तान वाले, एक सॉफ्ट तालिबान है, एक हार्ड तालिबान है। मतलब जितने फिरके उतना दंगा।
उसी तरह कम्युनिस्ट भी। जी बोलिए रंजय भाई। बस 10 सेकंड के लिए आपकी इसी बात पे मैं दर्शकों को, एक और आपके दर्शकों को अवनीश जी, मैं एक होमवर्क दे देता हूं कि जरा वो जा करके सर्च करें कि भारत में कितनी रजिस्टर्ड कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। 350 से, जो मुझे पिछला याद है, 350 से ज्यादा संख्या में इनकी पॉलिटिकल पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी, एक एक व्यक्ति खुद में पार्टी है और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप जिस नक्सलबाड़ी की बात कर रहे हैं और जो चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने, एक ने बाद में आत्महत्या की, एक बहुत बुरी तरह से वृद्धावस्था में मारे गए। नक्सलियों का सर्वाधिक दमन किसने किया? न कांग्रेस सरकार ने किया, और संघी बजरंगी तो आए ही नहीं थे उस समय। भाई उन्हीं ज्योति बसु ने किया, घूम घूम के, दौड़ा दौड़ा के, लथेड़ लथेड़ के मारा नक्सलियों को। और उन नक्सलियों में कोई आईएएस का बाप का बेटा था, कोई आईपीएस का बेटा था। भाई एक वो भी होता है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन। अच्छा क्या था कि ये लोग जनता का पैसा तो पूरा कूटे थे, तो चले जाते थे बाहर पढ़ने वढ़ने। अब 2-3 बीमारियां हैं विदेश में, जिसका नाम है हार्वर्ड, प्रिंसटन, और ये जो अभी अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि इजराइल पर हमले, जो हमास ने जो विभत्स कृत्य किया था, उसको लेकर हार्वर्ड के अध्यक्ष, और तीनों महिलाएं ही थी शायद, 2 तो डेफिनेटली थी, हार्वर्ड की, प्रिंसटन की और मैसाचुसेट्स की अध्यक्षों ने क्या क्या कहा था। मतलब सीधे तौर पर किसी ने भी उस घटना की निंदा तो छोड़िए, उसको कहा कि यह देखना पड़ेगा, और पूरी जलेबी छान दी, कंडेम नहीं किया। तो हार्वर्ड वगैरह से ये लोग पढ़ के आते थे उस समय, उस जमाने में सोचिए 60-52 में, तो इनको लगता था वाओ सो गरीब, यू नो, लेट्स डू सम सामाजिक वर्क। तो रंजय भाई जैसी टोपी पहने हुए हैं, वैसी टोपी पहने हुए, बेल बॉटमदार, बेल बूटन की पैंट वैंट पहन के, सिगरेट पीते हुए, 1 घंटे में 35 सिगरेट पीते हुए चल पड़ते थे गाँव में। और थोड़ा सा मार भात खा लिया किसी के साथ, अले ले ले, किसी का नाक से नेटा टपक रहा है, उस बच्चे को लुलू लुलू कर दिया, तो इनकी क्रांति हो जाती थी। लेकिन ज्योति बसु की सरकार ने इनको दौड़ा दौड़ा कर, मैं इसीलिए कहता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप कम्युनिज्म को तीसरे अब्राहमिक रिलीजन की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। और हम लोग क्यों ये सीरीज कर रहे हैं, आज के दौर में उनका 1 या 2 सांसद हो, लेकिन आज आप देखिए, एक अंतिम सूचना और बात करके मैं ये बात को खत्म कर रहा हूं। जो रंग बदलने की बात है ना, उसमें कम्युनिस्ट ज्यादा चतुर हैं कि अब तो खैर कम्युनिस्टों के गुरु लोग आ गए हैं, केजरीवाल जी आ गए हैं, विश्वधर राहुल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो प्रतियोगिता कड़ी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ एक चुटकुलेबाज हुए हैं, और वो उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं इतिहास के नाम पर। उनका नाम है इरफान हबीब। आज उन भाई साहब की आत्मा जगी है, हालांकि उन लोगों की आत्मा तो होती नहीं है, वो तो अनंत काल तक कब्र में सोते हैं तो जो कुछ भी है वो जग गया है। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखिए इतिहास में लिखा हुआ है मथुरा और काशी पर मंदिर ही था, और उसको सर्वे वर्वे की जरूरत नहीं है, वैसे मतलब वो तो हमने लिख दिया है। सो औरंगजेब ने उसको तोड़वाया था, उसको कहीं मंदिर, उसको कहीं मस्जिद बनानी थी तो कहीं और बनाता। ये कम्युनिस्टों का चरित्र है, और खास तौर से कम्युनिस्ट अगर इस्लामी हो तो वो क्या कर सकता है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका चरित्र है। मैं दर्शकों श्रोताओं को इस बात के साथ छोड़े जाता हूं, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कि वो केवल इस पर सोचें कि इरफान हबीब ने अचानक यह वाक्य क्यों बोला, अचानक इरफान हबीब ने यह बात क्या सोच कर कही। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और, जब मजहब के साथ इन कम्युनिस्टों का रिश्ता देखा जा रहा है,
और इसकी विवेचना की जाए, इसकी पड़ताल की जाए, तो वहां एक क्रूर और सच 24 कैरेट का सच है। अगर एक मजहबी अपने मजहब को मानता है, यानी मैं सीधे सीधे तौर पर खुल के कह रहा हूं, एक मुसलमान कभी भी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। और अगर एक मुसलमान कम्युनिस्ट है, कामरेड है, तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन लाल और सलाम का ये लाल और सलामी रिश्ता कैसे चल रहा है, ये एजेंडा है। ये न कोई स्वाभाविक दोस्ती है, न कोई ये नेचुरल मिलाप है, ये प्योर और केवल केवल पॉलिटिकल एजेंडा है जो भारत विरोध में लगातार लगा रहेगा। उसने भारत के एक टुकड़े, और मैं अब एक नहीं, मैं 2 टुकड़े कहता हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 टुकड़े किए। व्यालोक जी ने दर्शकों बताया ही कि किस तरह से जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने प्रस्ताव अलग अलग तरीके के पारित किए हुए हैं। राहुल गांधी शायद वहीं से वो चूरन, आपने कहा था ना कि वो 400 से ऊपर मोदी जी को गलत साबित करने पर वाकई राहुल गांधी लग गए हैं, मुझे लग रहा है। मोदी जी ने कहा है कि 370 हमारी आ जाएंगी, यानी बीजेपी की, और एनडीए की 400। हमको लग रहा है कि ये अकेले 400 बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं राहुल जी, और वो 450 प्लस पहुंचाने वाले हैं एनडीए को। तो आज जो उन्होंने विलक्षण कहा है, वो ड्रोन वाला किस्सा जो उन्होंने कहा है, वो तो विलक्षण है। दूसरा, कोयला तस्करों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे इनके ऊपर तो आपराधिक मुकदमा कायम हो जाना चाहिए झारखंड में, जो उन्होंने कोयला तस्करी को बढ़ावा दिया है। तो भगवान ही बचाए। और मुझे तो लगता है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इनको 2-4 दिन के ब्रेक के लिए अब जरूरत मुझे लग रही है ना। थाईलैंड वगैरह निकल जाना चाहिए दर्शकों। तो आप सब भी सोशल मीडिया पे दर्शक हमारे जो भी एक्टिव हैं, राहुल गांधी जी के लिए ये विशेष जो मांग है वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स पर करिए और कहिए कि भैया उनको थोड़े दिन के लिए भेज दें। बहरहाल कम्युनिस्टों के ये किस्से हम लगातार बांचते रहेंगे। इनके किस्से जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक बांचते रहेंगे, क्योंकि वो ये खतरनाक लोग हैं जो कहते हैं कि केवल एक रंग उनका है, सिर्फ जबानी कहते हैं, लेकिन दरअसल ये वो गिरगिट हैं दर्शकों कि हर रंग में, हर ढंग में रह जाना जानते हैं। मैं तो बस अब किसी दिन किसी कामरेड को, खुद को आरएसएस का प्रशंसक और संघी बताने का वो सुअवसर देख रहा हूं। ये किसी दिन ये भी कर देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, बस इनकी दुकानदारी चल दी सकता है। सेंट पीटरबर्ग से भी वो ऐसा व्यक्ति आ सकता है, हांगकांग से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है अचानक से। बिल्कुल। अच्छा, आपको अपना वो हांगकांग वाला मित्र याद आ रहा है दर्शकों, उस पर भी आएंगे कभी, है जो संघीय स्कूल से पढ़ के गया है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जब बात किया था केदारनाथ वाली जो घटना का, दुर्घटना के समय जो इनकी चंदेबाजी थी, वो एपिसोड जरूर देखिएगा दर्शकों। आप लगातार प्यार दे रहे हैं। कम्युनिस्टों के किस्से अगर खत्म नहीं होंगे तो हमारा एपिसोड भी ये लगातार चलता रहेगा। आइए इसी के साथ व्यालोक जी को, रंजय जी को धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय